विपक्ष की एकता एक काफी मुश्किल काम है। अभी तक तो इसके बारे इसकी कोई संभावना ही नहीं दिखती थी। न विपक्षी पार्टियों को दिखती थी, ना हम लोगों को दिखती थी और ना ही भारतीय जनता पार्टी को दिखती थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि एक अकेला और बाकी सब, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये लोग आपस में कभी जुड़कर एक नहीं होंगे। अब वो चूंकि एकजुट हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एकता में कोई दरार न पड़े, और अभी तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की युक्ति अपना ली है, इसके बावजूद वो आईएनडीआईए की एकता तोड़ पाने में नाकाम रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सुस्त रफ्तार है, इसको ठीक मानते हुए भी मेरी ये इच्छा है और मेरी ये सोच है कि आईएनडीआईए मोर्चे को सबसे पहले अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रवक्ताओं को नियुक्त कर देना चाहिए। पार्टियों के प्रवक्ता अलग होंगे, लेकिन आईएनडीए के प्रवक्ता कुछ होने चाहिए जो आईएनडीआईए का रुख जनता के सामने विभिन्न मुद्दों पर साफ कर सकें। अगर न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा, जो कि बनाना बहुत आसान है, इसके लिए 9-10 मुद्दे उन लोगों ने खोज लिए हैं। उन्हीं 9-10 मुद्दों पर सारी पार्टियां एक मत हैं और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। कुछ एक कमेटी बनाई जाए साझा कार्यक्रम बनाने वाली, वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करे, उस ड्राफ्ट में मीटिंग में एक सहमति बन जाएगी और प्रवक्ताओं का एक दल होना चाहिए। 4, 5, 7, 8 प्रवक्ता होने चाहिए जो कि समय समय पर टीवी स्टेशनों पर जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात को स्पष्ट कर सकें। मसलन बार बार विवाद पैदा होते हैं, ऐसे कि सनातन वाला विवाद, जो कि द्रमुक राजनीति द्वारा पैदा किया हुआ विवाद है। मेरा मानना है अगर उनके पास न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता और इनके पास आधिकारिक प्रवक्ता होते, तो ये इस विवाद से बहुत आसानी से निपट सकते थे और इससे भाजपा को जो मौका मिला है और आईएनडीआई को जो थोड़ा बहुत राजनीतिक नुकसान हुआ है, ये भी नहीं होता। आराम से कहा जा सकता था कि भाई द्रमुक की हमारे साथ एकता हर प्रश्न पे नहीं है, हमारा मोर्चा है, एक पार्टी नहीं है। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि हर बात पे यूनानिमिटी हो, ये मोर्चे के लिए जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें मोर्चा, दरअसल मोर्चे के लिए वो विचारणीय मुद्दे भी नहीं होंगे। ये मोर्चा है, एक पार्टी नहीं है। 1970 में जो बना था, वो जनता पार्टी थी। वो सारी पार्टियां विलय कर गई थी, एक पार्टी बनी थी। यहाँ सारी पार्टियों ने विलय नहीं किया है। सारी पार्टियों का अलग अलग अस्तित्व है, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनका अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम है। वो लोकसभा चुनाव के लिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी एकता बनाई है। ये जो पूरा टीवी के ऊपर कलाबाजी खाई जाती है कि उनकी विधानसभा में एकता क्यों नहीं है, फिर अगर पंचायत चुनाव होगा तो कहेंगे पंचायत चुनाव में एकता क्यों नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को समर्थन देने के लिए और भाजपा की तरफ से दिखाने के लिए कि विपक्ष की एकता कमजोर है, इस प्रकार की कलाबाजियां खाई जाती हैं। इन तर्कों में कोई दम नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आज जो दिल्ली में बैठक हुई है, उस बैठक में अगर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा हो जाती, प्रवक्ताओं की नियुक्ति वगैरह हो जाती, इनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये काफी आसान काम है। मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता सूची में इसका इसका स्थान नीचे है। अभी कुछ पत्रकारों ने ये बताया है कि जब उदयनिधि स्टालिन ने वहां पर वक्तव्य दिया तो राहुल गांधी ने उन लोगों से कहा, द्रमुक से, स्टालिन वगैरह से कहा कि भाई इसको टोन डाउन किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वहां वो बढ़ता ही चला जा रहा है, एक के बाद एक और भी ज्यादा उग्र वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ए राजा ने वक्तव्य दिया, फिर वहां के एक मंत्री ने और भी वक्तव्य दे दिया। फिर जो द्रमुक की अंदरूनी राजनीति है, इसमें ए राजा का दावा यह है कि वो दरअसल तमिलनाडु के पहले दलित मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए। तो उनकी अपनी दावेदारियां हैं। उसके बाद में उदयनिधि स्टालिन अकेले ना पड़ जाएं और इसलिए बाकी लोग जोरदारी से और ज्यादा समर्थन में उनके आ रहे हैं। एक ये भी बात कही जा रही है कि उदयनिधि स्टालिन तो अपने भाषण में ये बात नहीं बोलना चाहते थे, पीछे से एक सीपीआईएम के एमपी ने उठ के उनको कुछ कागज दे दिए और उन कागजों को पढ़ के उन्होंने ये बात बोल दी। यानी ये बात कुछ गलती से बोल दी और एक बात बोल दी गई तो उसके बाद फिर उसका समर्थन करना जरूरी हो गया। इस प्रकार की बातें भी कही जा रही हैं। तो ये सब बातें तमिलनाडु की अपनी राजनीति के हिसाब से ठीक हो सकती हैं, लेकिन आईएनडीआईए की राजनीति के लिहाज से ये नुकसानदेह बातें हैं। फिर जब वहां पे ये बात हुई थी, तो जगदानंद सिंह ने जोश में आगे एक वक्तव्य दे दिया, तो उधर स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे अरसे से इस प्रकार के इससे जुड़े हुए वक्तव्यों को दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा को कुछ मिलना जुलना है नहीं। भाजपा को क्या मिलना है तमिलनाडु की राजनीति में? हो सकता है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ उसे वोट मिल जाए, इसके अलावा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, अगर अन्ना द्रमुक के साथ उनका समझौता हुआ
तो फिर अन्ना द्रमुक के साथ समझौता करके लड़ेंगे, कुछ 3-4 सीटें मिलेंगी और उनके ऊपर उनकी कुछ दावेदारी बनेगी तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति भाजपा का निशाना नहीं है। भाजपा का निशाना बिहार की राजनीति है, भाजपा का निशाना उत्तर प्रदेश की राजनीति है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से उदयनिधि स्टालिन जैसे बयान न उभरते, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर होता। जब इसलिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो ये समझे कि भाजपा का निशाना कहां पर है और वो ऐसी कौन सी युक्तियां बना सकते हैं, ऐसी संरचना किस प्रकार बना सकते हैं जिससे वो इस तरह के हमले से अपना नुकसान न्यूनतम कर सकें। इंडिया गठबंधन के सामने तो एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो सीटों का तालमेल कैसे करेंगे। तो आपके हिसाब से वो राज्य जहाँ पर सीधा एक टकराव दिखता है, जैसे केरल, जैसे पश्चिम बंगाल या फिर दिल्ली और पंजाब तो ज़्यादा, वहाँ पर आखिर वो समाधान कैसे निकाल सकते हैं? या फिर एक टकराव तो होना ही है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि टकराव होना ही है, मुश्किल जरूर है। मसलन आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें 3 राज्यों में करना है। उन्हें पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात में उस समझौता करना है और तीनों राज्यों का समझौता एक पैकेज के रूप में होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक राज्य में समझौता कर लें और दूसरे राज्य में ना करें। तो तीनों राज्यों में बैठ के बातचीत होगी, तो एक पैकेज में समझौता हो सकता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, या दिल्ली में दोनों में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। तो एक पैकेज के रूप में जब वो लोग आपस में चर्चा करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि दोनों किसी न किसी सकारात्मक बिंदु तक पहुंचेंगे। ये इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो नतीजा ठीक वही होगा जो 2019 में हुआ था। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो नतीजा ठीक वही होगा जो 2019 में हुआ था। पंजाब में जरूर है कि दोनों अलग अलग लड़े तो दोनों कुछ अलग अलग सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि अकाली दल की हालत खस्ता है और भाजपा की कोई खास दावेदारी नहीं है। लेकिन अगर भाजपा और अकाली दल में कोई समझौता हो गया, सीटों का तालमेल हो गया, तो फिर वो लोग थोड़ी मजबूत होकर लड़ेंगे। उसके लिए इन दोनों को भी एकता वहां पर करनी पड़ेगी। मेरा तो मानना यह है कि ये दोनों एकता कर लेंगे तो पंजाब की सारी सीटें निर्विवाद रूप से जीत जाएंगे। दिल्ली में एकता कर लेंगे तो भाजपा की सीटें या तो 4 रह जाएंगी या 3 रह जाएंगी, बाकी सीटें ये जीत सकते हैं। और गुजरात में भी कम से कम वो सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर दे पाएंगे। एक सम्मानजनक चुनाव वहां पर होगा, बिल्कुल एक तरफा चुनाव नहीं होगा, ऐसा कि 2014 में भी एक तरफा चुनाव हुआ था, अभी विधानसभा में भी लगता है एक तरफा चुनाव हुआ और लोकसभा में भी 2019 में एक तरफा चुनाव हुआ। तो ये दोनों पार्टियां जानती हैं कि ये गठजोड़ करना उन दोनों के लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत अनिवार्य है। इसलिए मेरा मानना यह है कि इन 3 राज्यों में इनके बीच में इनके साथ गठजोड़ हो सकता है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की ताकत कांग्रेस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, सीपीएम के मुकाबले भी उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। और वहां पे तो ये भी माना जा रहा है कि अगर सीपीएम अलग चुनाव लड़ेगी तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो, बजाय इसके कि ये लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ें। तो हर प्रदेश में अलग अलग स्थितियां हैं। अगर ये लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में सीधा मुकाबला हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो वोटों का कुछ ध्रुवीकरण हो सकता है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस तो अपने वोट पूरे के पूरे ले ही आएगी। अगर जो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट है वो भाजपा के खाते में पूरा का पूरा चला जाए, इससे बेहतर है कि वो थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाए। तो पश्चिम बंगाल में तो जरूरी भी नहीं है कि इस तरह की एकता हो। इसी तरीके से हर प्रदेश के लिए अलग अलग नीति अख्तियार करनी पड़ेगी। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी G20 की सफलता का जश्न मना रहे हैं, जब हम लोग बात करें तभी वो भाजपा कार्यालय में जश्न चल रहा है और चंद्रयान को वो अपनी कामयाबी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में उनको ये हक भी है। तो इस तरह का जो एक फील गुड का नैरेटिव नरेंद्र मोदी अपने आस-पास बुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसी रणनीतिक चाल है जिससे वो इसका मुकाबला कर पाए? देखिए, नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर आप ताश खेलते हो तो आपको पता होगा कि तुरुप के इक्के का बड़ा महत्व होता है। इन तुरुपों का ही महत्व होता है। जो तुरुप होती है वो दूसरे दूसरे जो गैर तुरुप है उसके इक्के को भी काट देती है। नरेंद्र मोदी के हाथ में इस वक्त जो ताश है, ये उनकी जो बाजी है उनमें उनके पास बहुत सी तुरुपें हैं। चंद्रयान उसमें से एक तुरुप है, G20 की सफलता दूसरी तुरुप है, राम मंदिर का निर्माण तीसरी तुरुप है। उसके बाद में फिर ये जो
5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा है, ये भी एक तुरुप है। उसके बाद में बहुत सारा उन्होंने लाभार्थियों का बड़ा संसार बनाया है, ये भी एक तुरुप है। तो नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारी तुरुपें हैं और वो उन तुरुपों को अपनी योजना के हिसाब से चलते रहेंगे। विपक्ष के पास कौन सी तुरुप है? विपक्ष के पास एक ही तुरुप है बस, जो सारी तुरुपों का जवाब है, वो है विपक्ष की एकता, जो 2004 और 2019 के मुकाबले पूरी राजनीतिक परिस्थिति को भिन्न बना देती है। वो एकता महत्वपूर्ण है, विपक्ष को उस एकता को कायम रखना है और उस एकता को न केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर कायम रखना है, बल्कि हर राज्य में उस एकता को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त करना है। जैसे कि अब उसमें यहां सबसे बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश में ये काम आप कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश जहां पे 80 सीटें हैं, वहां पे ये काम कैसे करेंगे? भाजपा ने पहले 73 सीटें जीती थी 2014 में। उसके बाद एक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बीच में एकता हुई तो वो सीटें घट के 63 रह गई। यानी 10 सीटों का भाजपा को वहां पे नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में। उस उस गठजोड़ के कारण, जो कि वास्तव में विफल था, कोई खास तीर नहीं मार पाया। तो खास तीर ना मारने की सूरत में भी उसने भाजपा से 10 सीटें छीन ली। मैं बता रहा हूं एकता का नतीजा क्या होता है। यानी नाकाम एकता ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचा दिया, वरना फिर 73 जीतते भाजपा या 75 तक जीत सकते थे। तो अब आप कल्पना कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फिर से एकता हो जाती है और पृष्ठभूमि में आईएनडीए का मोर्चा भी रहता है और विपक्ष के विकल्प का एक नैरेटिव भी रहता है। तो ऐसी हालत में हो सकता है कि वो 25, 30, 40 सीटें भी भाजपा से छीन ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी 63 सीटों का जो आंकड़ा है उसको भी बढ़ा के ले आएगी। तो ये ज्यादा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती है आईएनडीआईए के लिए। इसलिए नहीं कि आईएनडीआईए के घटकों में एकता होगी नहीं होगी, इसलिए कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव को सीधा करने की बजाय त्रिकोणात्मक कर देगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट जो है वो बिखर जाएंगे। और आईएनडीए का मकसद ही है कि जो भाजपा विरोधी वोट है उसको अधिकतम उसका ध्रुवीकरण करे। अब जैसे कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही काफी है उस ध्रुवीकरण को करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काफी नहीं है उस ध्रुवीकरण को करने के लिए। वहां उसे बसपा की और कांग्रेस की मदद चाहिए। तो हर राज्य की परिस्थिति में फर्क है और उसी के हिसाब से वहां पर विपक्षी एकता की रणनीति बनेगी।